अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमें आज का हमारा टॉपिक है जनरल अप्रोचेस फॉर द डोज एडजस्टमेंट इन रीनल डिजीज़। कल हमने रीनल डिजीज़ के बारे में देखा, यूरेमिया क्या होता है, फिर उसका इफेक्ट क्या आता है फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। आज हम देखेंगे कि उसकी हम डोज एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। बेटा हमारे पास, जैसे मैंने कल भी बताया था, कि हम एस्टिमेट करते हैं किसी भी रीनल इम्पेयरमेंट को भी। तो अब रीनल इम्पेयरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशन है कि वो अजम्पशंस को हम यूज़ करते हुए कि हम कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जी हम जो बात सोच रहे हैं वो ऐसे ही है। अब कुछ अजम्पशंस हैं, वो ये अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन क्या है कि आपका जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस आता है वो ये बात बता देता है कि आपकी किडनी कितनी आपकी जो किडनी है वो कितनी डैमेज है या उसमें क्या इम्पेयर्ड हुई है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिनिन क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, उसकी क्लियरेंस क्या होती है। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा हो किडनी तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस अपने अमाउंट पर आता है जो उसका नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन जहां पे भी किडनी में मसला होगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस खराब हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हम अज्यूम करते हैं कि जो ड्रग है वो डोज इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स करता है। डोज इंडिपेंडेंट से क्या मुराद कि वो डोज के ऊपर डिपेंड नहीं है उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये नहीं होगा कि हम डोज बढ़ाते जाएंगे तो फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा। हम इसको कहते हैं कि नहीं, डोज इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे जो ड्रग है। फिर इसके बाद हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि जो नॉन रीनल ड्रग एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, एब्जॉर्प्शन भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक होगी बात। हमने इन सारी चीजों को कांस्टेंट रखा है। ड्रग क्लियरेंस की बात हम करेंगे क्योंकि हमें है कि ड्रग क्लियरेंस कम होगी जब क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो जाएगा। इसी वजह से इसके बाद हम क्या कहते हैं कि ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग भी अनअल्टर्ड है और जो टारगेट ड्रग कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है। सो हमने किस अजम्पशंस के ऊपर ये एस्टिमेट करना है कि डोजेज रिजीम को, वो क्या होंगे अजम्पशंस कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमें पूरा रीनल इम्पेयरमेंट के बारे में बता देता है। हमारा जो ड्रग है वो डोज इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक फॉलो करता है। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन और प्रोटीन बाइंडिंग और टारगेट ड्रग कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी और आपका ड्रग क्लियरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जब आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम हो जाएगा। इन सारे अजम्पशंस को रखते हुए ज़हन में हमने डोज को एडजस्ट करना है। ठीक है, मैंने पहली बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हम एस्टिमेट करते हैं, इंपेरिकल एस्टिमेशन करते हैं। और वो इंपेरिकल एस्टिमेशन किन बेसिस पे है? इन सारी अजम्पशंस की बेसिस पे है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमें पूरा किडनी के बारे में बता देगा। हम कहते हैं कि जी ड्रग को अभी हम कहते हैं वो डोज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसका अब्जॉर्प्शन भी नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा, उसकी एलिमिनेशन भी कांस्टेंट है। नॉन रीनल जितनी भी एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। फिर टारगेट ड्रग कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगा, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग भी चेंज नहीं होगी। सिर्फ फर्क क्या आएगा, ड्रग क्लियरेंस कम होती जाएगी जितना क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होता जाएगा। ठीक है बात। तो जो अब ड्रग्स हम देते हैं पेशेंट में जिनको यूरेमिया, तो उनमें क्या होता है बेटा, प्रोलॉन्ग एलिमिनेशन, हाफ लाइफ आ जाता है और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। कल भी हमने पढ़ा कि यूरेमिया की वजह से क्या पानी की रिटेंशन हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही है तो एलिमिनेशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास लेस सिवियर केस में है, ऐसा कि वो यूरेमिया का पेशेंट तो है लेकिन उसके अंदर इतनी पानी की रिटेंशन नहीं हुई है, मतलब उसके अंदर इतना खास एडिमा नहीं है, तो क्या होगा, इसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमने डोज को एडजस्ट करने के लिए एक तरीका जो यूज करना है वो है एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ड्रग क्लियरेंस। हमारे पास क्योंकि बाकी सारी चीजें हमने अजम्पशंस में देखी कि हमने उनको कांस्टेंट रख लिया है, हमने दो चीजों का पकड़ा है, एक है क्रिएटिनिन क्लियरेंस और एक है ड्रग की क्लियरेंस। तो हमें ड्रग की क्लियरेंस का पता चल जाएगा तो हमें ये डोज को एडजस्ट करने के लिए आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम डोज एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। डोज एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन ड्रग क्लियरेंस। ठीक होगी बात। अब ये भी दो तरह से है कि ड्रग हमारे पास अगर मल्टीपल ओरल डोजेज में जा रही है या आईवी बोलस का इंजेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कंडीशन में बेटा हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है। ये सी एवरेज क्या है आपके पास, ये आपके पास क्लियरेंस है जो आती है। ये डी है डोज जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर है। क्लियरेंस नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या है एट अ इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो टी है टोटल बॉडी क्लियरेंस, ये जो टी है सॉरी, ये टोटल बॉडी क्लियरेंस है इन अ नॉर्मल पेशेंट। ठीक है, और ये जो टो आप देख रहे हैं ये है डोजिंग इंटरवल, ये है नॉर्मल पेशेंट के ऊपर। लेकिन जब आपका पेशेंट यूरेमिक है तो ये सारी आपकी इक्वेशन जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। एन की जगह यू आ जाएगा। यू क्या बता रहा होता है बेटा कि यू बताता है कि ये यूरेमिक पेशेंट के लिए है। इसमें भी क्लियरेंस क्या आ जाएगी, यूरेमिक पेशेंट के लिए आ जाएगी और टॉप भी यूरेमिक पेशेंट के लिए आ जाएगा।
अब तो ये तो है बेसिक फॉर्मूला, हमें इसमें से क्या निकालना है, डोज निकालनी है, हमें कैलकुलेट करनी है डोज किसकी, जो चेंज हो जाए यूरेमिक पेशेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस डोज को बाहर निकाल लेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखें तो क्या होगा, डोज बाहर आ गई, हमने इसको रीअरेंज कर दिया, DNO बाई CL U बाई T बाई टॉट U जो है ये आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये देखें ये दोनों ये बाहर आ गया और ये दोनों ये नीचे का नीचे ऐसे रहा, हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब हम टॉ को भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। ठीक होगी बात, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो यूरेमिक डोज है ना वो ये क्लियरेंस U बाई T और क्लियरेंस N बाई T की रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, तो हम टॉ को क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक होगी बात, तो ये टॉ इन दोनों में से रिमूव हो जाएगा, यानी एक तरीके से कहने की बात है कि इसकी जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू होगी ये टॉ के, तो इस वजह से हम इस टॉ को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो बाकी हमारे पास इक्वेशन देखिए क्या भाई, DU बाई O इज इक्वल टू DON CLU बाई T बाई CLNT। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डोज का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट है, मैंने कहा है आप उसकी डोज कैलकुलेट करें, तो आपने इस डी के अंदर उसकी नॉर्मल डोज लगानी है, जो नॉर्मल हालातों में जब रीनल इंपेयरमेंट नहीं होती तब देते हैं। फिर उसकी कितनी क्लियरेंस आई है, अब यूरेमिक पेशेंट की, क्योंकि यू लगा है इसके अंदर में लगाना है, उसकी कितनी आपकी क्लियरेंस आई है, और इसके अंदर जो उसकी क्लियरेंस नॉर्मल पेशेंट के अंदर होती है, ये लगा देंगे तो हमारे पास आपका फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा डोज एडजस्टमेंट ऑन क्रिएटिनिन ड्रग क्लियरेंस के बेसिस पर। अब ये हो गया हमारे पास अब हमारे पास बात करते हैं आईवी इंफ्यूजन के लिए। ठीक है, वो पहले था बोलस वगैरह के लिए, अब आईवी इंफ्यूजन की बात है तो बेटा इसमें स्टडी स्टेट की बात करते हैं हम। तो इसमें आपने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी आपने देखा इक्वेशन सारी सेम ही रहती है, बस ऊपर चेंज हो जाता है आर। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंफ्यूजन। इसमें भी हमारे पास सेम, अगर आप देखें इसमें डोज थी, इसमें हमने रेट का आर लगा दिया ऊपर, आर ये नॉर्मल में और ये आर यूरेमिक पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, हमने रेट ऑफ इंफ्यूजन कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, हम इसको आर की को बाहर निकाल लेंगे, इसकी वैसे एडजस्टमेंट नहीं दी हुई आपकी बुक में, लेकिन हम उसको भी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, आर यू को बाहर निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे रह जाएगा। तो आपके पास इंफ्यूजन या आईवी बोलस जिसके लिए भी आए, आप इस दोनों फॉर्मूलाज की मदद से डोज को एडजस्ट कर सकते हैं या रेट ऑफ इंफ्यूजन निकाल सकते हैं। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास है डोज एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन चेंजेस इन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के बेसिस के ऊपर हम कैसे डोज एडजस्टमेंट को करते हैं। यूरेमिक पेशेंट जितना भी होगा बेटा आपको पता है उसकी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसका डिजाइन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है उसकी एलिमिनेशन कम हो रही है, तो या तो हम नॉर्मल डोज को कम कर देंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग कांस्टेंट रहने देंगे। पहला तरीका क्या है, आपने डोज को कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेम है। दूसरा तरीका क्या है, या तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे और डोज को सेम रहने देंगे। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैंने 500 mg पर डे देनी थी, तो मैं पहले दे रहा था उसको 500 mg ट्वाइस डेली। तो पहली कंडीशन में हमने क्या करना है कि नॉर्मल डोज को कम कर देना। अब मैं उसको 250 mg ट्वाइस डेली दूंगा। ठीक है, मैंने पहले 500 mg यानी पूरे दिन में 500 mg देना था, 250 करके। ठीक है, अब मैंने उसकी डोज कम कर दी। मैंने डोज उसकी कैसे कम की बेटे, कि मैंने उसको 250 करके दोनों टाइम दे दिया, 250 कर दी डोज, यानी अब 125 उसको दोनों टाइम जाएगी। अब इसमें क्या था हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा, या हम फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। कोई ड्रग टीआईडी जा रही थी, मैं उसको कम करके बीआईडी कर दूं। ठीक है, अगर टीआईडी की जाने की वजह से वो 250 वाली 3 बार जा रही थी, उसको पर डे में 750 mg जाया था, जब मैंने उसको बीडी कर दिया तो वो अब उसको 500 mg जाएगी। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो डोज को कम कर दें फ्रीक्वेंसी सेम रहे, या फ्रीक्वेंसी को कम कर दें डोज सेम रहे। इसके बाद हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है, अगर हम इसको निकालना चाहते हैं कि तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। सेम वही फॉर्मूला आप देखें, वो क्लियरेंस के थ्रू से था। अब इसमें क्योंकि बात एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की है, तो यहाँ पे ये के आ गया, के यहाँ पे यूरेमिक वाला और ये यहाँ पे के नॉर्मल वाला। अगर आपको क्लियरेंस वाला भी दिखाऊं उसके तहत, तो उसमें भी यही था सेम, लेकिन उसमें क्या है, इन दोनों में क्लियरेंस है, उसमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। ठीक हो गई बात, बाकी सारी चीजें सेम है। आपको ये फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक हो गई बात, हम यहाँ पे बात। अब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के ऊपर भी कुछ अजम्पशंस हैं, वो क्या है कि रीनल एलिमिनेशन रेट डिक्रीज करेगा जैसे जैसे रीनल फंक्शन डिक्रीज करेगा।
ठीक होगी बात। पहला पॉइंट क्या है कि रीनल का एलिमिनेशन रेट भी कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज करेगा प्रोपोर्शनली टू द रीनल फंक्शन डिक्रीज। फिर रीनल क्लियरेंस में भी कोई ना कोई फर्क आएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसके अंदर, क्रिएटिनिन क्लियरेंस के अंदर। तीसरी बात कि जो नॉन रीनल रूट से एलिमिनेशन हो रही है वो अनचेंज रहेगी, उसका रीनल डिजीज होने का पे कोई और इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन तीनों अजम्पशंस को रखते हुए हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की मदद से डोज को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अब बात ये उसके लिए फॉर्मूला है जब हम बात करते हैं नॉन रीनल रूट्स ऑफ एलिमिनेशन डू नॉट चेंज इन यूरेमिया। इस केसेस के अंदर हमारा फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है, ठीक हो गई बात। क्यों इसमें चेंज हो जाता है, क्यों हमने क्या करना है कि हम कहते हैं कि जो रीनल क्लियरेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है ओवरऑल रेट ऑफ एलिमिनेशन को, इसलिए हम ये वाली इक्वेशन इसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वाले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको स्टार्ट में करवाए ये इतना पूछा नहीं जाता। बाकी हमने जितने भी ये पीछे वाले फॉर्मूलाज पढ़े हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने क्या करना है इसको एक एक दफा अपनी कॉपीज में लिख लेना है लाजमी, ठीक हो गई बात। चलें अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास मेजरमेंट ऑफ GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। आप सबको पता है कि GFR होता क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एट अ टाइम इंटरवल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हम मेजर करते हैं GFR को ताकि हम पता लगा सकें कि रीनल इंपेयरमेंट है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंडोजिनस मार्कर्स होते हैं, कुछ सेवरल ड्रग्स होते हैं जिनको हम देते हैं, वो किडनी उसको एक्सक्रीट आउट करती है और फिर हम यूरिन में से उसकी सैंपलिंग करके देख लेते हैं कि कितनी अमाउंट बाहर आई है, ठीक है। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो उस ड्रग के लिए जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मार्कर। अब वो क्या क्राइटेरियाज है, पहली बात वो फ्रीली फिल्टर हो जाए, दूसरी बात ना वो रीअब्सॉर्ब हो ना एक्टिवली सिक्रीट आउट हो, तीसरी बात वो मेटाबोलाइज नहीं होनी चाहिए, चौथी बात वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग ना शो करे, जो पांचवी बात कि उसका कोई इफेक्ट ना हो फिल्ट्रेशन रेट पे, छठी वो नॉन टॉक्सिक हो और सातवीं उसकी डोज इतनी हो कि वो इजीली इंसान कंज्यूम कर सके और प्लाज्मा और यूरिन के अंदर इन्फ्यूज की जा सके, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हैं जो एक ड्रग में होनी चाहिए जो यूज हो एज अ मार्कर टू मेजर GFR। पहला फ्रीली फिल्टर्ड, दूसरा नाइदर बी रीअब्सॉर्ब्ड नॉर एक्टिवली सिक्रेटेड, तीसरा नॉट बी मेटाबोलाइज, चौथा नॉट बाइंड सिग्निफिकेंटली टू प्लाज्मा प्रोटीन, पांचवा neither have an effect on filtration rate or renal function, 6 non-toxic, 7 sufficient dose to permit simple and accurate quantitation in plasma and urine। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होने चाहिए। अब इन सारी बेसिस पे हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हम यूज ज्यादा करते हैं, एक है इनोलिन, एक है क्रेटिनिन और एक है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये हमारे पास 3 मार्कर्स हैं जिनकी मदद से हम यूज करते हैं। बारी बारी इन सबको देख लेते हैं। इनोलिन क्या है, आप लोगों ने जरूर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अपनी बायोकेमिस्ट्री में कि इनोलिन एक फ्रुक्टोज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, और ये हमारे सारे क्राइटेरिया जो हमने 7 पढ़े उनके ऊपर पूरा उतरता है, ठीक है। अब मसला क्या आता है कि बेटा ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है क्योंकि इनोलिन को हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के जरिए देते हैं ताकि प्लाज्मा के अंदर उसकी स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए, ठीक है। फिर उसकी क्लियरेंस हम निकालते हैं किस तरह के रेट ऑफ इन्फ्यूजन को डिवाइड कर देते हैं स्टेडी स्टेट प्लाज्मा इनोलिन कंसंट्रेशन के साथ। हमारे पास इस प्रोसीजर से क्या आती है, एक्यूरेट वैल्यू आती है GFR की, लेकिन आजकल इनोलिन इतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं की जा सकती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनोलिन क्यों नहीं यूज की जा रही है आजकल इतनी फ्रीक्वेंटली, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इनोलिन यूज नहीं होती? आप लोगों ने ये देख के बताना है कि इनोलिन क्यों यूज नहीं होती, आखिर क्या वजह है, आखिर ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट आया कि अब GFR मेजरमेंट के लिए हम इनोलिन को इस्तेमाल नहीं करते या बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते, ठीक होगी बात। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है GFR को मेजर करने का, क्रेटिनिन क्लियरेंस। आपको पता है क्रेटिनिन क्या होता है बेटा, एक एंडोजीनियस सब्सटेंस है जो फॉर्म होता है किससे, क्रेटिनिन फॉस्फेट से, जब मसल्स की मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक होगा। तो क्रेटिनिन आपका वेरी करता है एज, वेट और जेंडर के हिसाब से। क्रेटिनिन क्या होता है बेटा, आपके ब्लड में जब रिलीज हो रहा होता है तो ये क्या होता है, ये फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस के साथ और कोई ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं देता। बहुत थोड़ी अमाउंट में एक्टिवली सिक्रीशन होती है लेकिन वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होती है, ठीक होगी बात। तो जो वैल्यूज हमें GFR की ऑब्टेन होगी क्रेटिनिन क्लियरेंस की, हम उनको वो हायर होती हैं उनसे जो इनोलिन है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि GFR की वैल्यू जो क्रेटिनिन क्लियरेंस से हासिल होती है वो हायर होगी इनोलिन क्लियरेंस से,
ठीक होगी बात। तो इस बात को एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है, और इसकी आपने मुझे वजह भी बतानी है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू क्यों हायर होती है इनुलिन क्लियरेंस की निस्बतन। ये आपका दूसरा सवाल है। तीसरा हमारे पास है बन। बन क्या होता है बेटा? ये कोई नाश्ते में करने वाला बन नहीं है, ये है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की अमाउंट आपकी बॉडी में से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम जीएफआर को फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो के बाद यूरिया क्या होता है बेटा? एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का। नॉर्मल बन की वैल्यूज है 10 to 20 mg पर डेसीलीटर। अगर हायर बन है तो इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई रीनल डिजीज है। लेकिन कुछ और भी होती हैं फैक्टर्स जिसकी वजह से बन बढ़ जाता है। वो क्या है? एक्सेसिव प्रोटीन का इनटेक, रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो, हेमोरेजिक शॉक या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, ये बन को बढ़ा देती हैं। अब जो रीनल क्लियरेंस है ऑफ यूरिया बाय द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एंड पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, द रीनल क्लियरेंस ऑफ यूरिया इज लेस देन क्रिएटिनिन और इनुलिन क्लियरेंस एंड डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ किडनी फंक्शन। तो आपने देखा हमारे पास जो सबसे इन तीनों मेथड में हमने 3 मेथड पढ़े, एक इनुलिन क्लियरेंस, एक इनुलिन क्लियरेंस था, एक क्रिएटिनिन क्लियरेंस था और एक बन था। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा हमारे पास सबसे हायर अच्छी और वैल्यूज किसकी आती है? क्रिएटिनिन क्लियरेंस की, उसके बाद इनुलिन की और सबसे लास्ट बन पे। इसलिए हम बन की वैल्यूज को यूज नहीं करते एज अ क्वांटिटेटिव मेजर फॉर किडनी फंक्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, क्रिएटिनिन की जो प्रोडक्शन होती है वो इक्वल होती है जितनी क्रिएटिनिन एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल कांस्टेंट रहता है, जितना प्रोड्यूस होता है उतना ही एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि एक्सक्रीट आउट तो हो नहीं रहा, वो क्या हो रहा होता है, वो वापस आपके प्लाज्मा के अंदर चला जाता है, सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात। इसके बाद क्रिएटिनिन क्लियरेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि बेटा इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ क्रिएटिनिन पर यूनिट टाइम। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं, सिंपल जो इसका तरीका है उसको डिवाइड कैसे करते हैं कि रेट ऑफ द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द क्रिएटिनिन बाय द पेशेंट सीरम क्रिएटिनिन कंसेंट्रेशन। हम उसका रेट, जितना भी रेट है यूरिनरी एक्सक्रीशन का, उसको डिवाइड कर देते हैं सीरम क्रिएटिनिन के साथ। ठीक होगी बात। तो जो यूरिनरी एक्सक्रीशन का मेजर है वो क्या है बेटा? हम पूरे दिन में कैसे मेजर करते हैं? हम 2 तरीके हैं, हाँ, कि कितनी एक्सक्रीट आउट हुआ है, यूरिन कितना आया। आपने अक्सर पेशेंट्स को देखा होगा जो बेड रिडन होते हैं, जो यूरिनेशन खुद नहीं कर पाते, उनके साथ एक बैग लगा देते हैं, यूरिन बैग। उस बैग के अंदर बाकायदा तौर पे मार्किंग हुई होती है कि इस पेशेंट ने पूरे दिन के अंदर कितना यूरिन किया है। उसको हम कहते हैं रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन। ठीक होगी बात। अब हम इसको इन प्रैक्टिस में 2 तरीके से यूज करते हैं, या तो 24 घंटे के हिसाब से हम निकाल लें या फिर 12 पॉइंट के हिसाब से। क्रिएटिनिन क्लियरेंस कैसे एक्सप्रेस होती है? ml पर मिनट में। ठीक होगी बात, यानी जितने भी ml आया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक बंदा है, उसने दिन में 500 ml यूरिन पास किया है, हम उस 500 ml को डिवाइड कर देंगे एक दिन के सारे मिनट्स के ऊपर, तो हमारे पास उसका पर ml आंसर आ जाता है। ठीक होगी बात। सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी हम mg पर डेसीलीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जिस फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, रेट ऑफ द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अ क्रिएटिनिन डिवाइडेड बाय सीरम कंसंट्रेशन ऑफ अ क्रिएटिनिन। ठीक होगी बात। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 से क्यों कर रहे हैं बेटे? अब ये मुझे आप बताएंगे कि हम इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 144 क्यों है, ये भी मुझे आपने बताना है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये क्यों आई हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की बात है, ये आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है 100 से और इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है 1440 से। मैंने पहले इस स्लाइड में भी आपको इसका थोड़ा सा हिंट दिया है, आपने इसको दोबारा से देख लेना है और मुझे ये बताना है। ये आपका तीसरा सवाल है। इसके बाद हमारे पास बात करते हैं सीरम हमारे पास क्रिएटिनिन जो एलिमिनेट होता है किससे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से, बहुत थोड़ी अमाउंट में। ये अपनी भी हमने पढ़ लिया कि बहुत थोड़ी अमाउंट में इसकी एक्टिव सिक्रीशन होती है और नॉन रीनल एलिमिनेशन है। बात करते हैं कि ये नॉर्मलाइज है, हम इसको नॉर्मल वैल्यू क्या लेते हैं, हमें इसका देखना है। तब देखते हैं कि जब एक मेल का सरफेस एरिया 1.73 मीटर स्क्वायर हो एवरेज और उसका बॉडी वेट 70 kg हो, यानी एक नॉर्मल बंदा जिसका सरफेस एरिया, अब नॉर्मल सरफेस एरिया इतना ही होता है 1.73 m2 और 70 kg का एक अडल्ट होता है, उसके अंदर क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितनी होती है? आपने इन सबकी नॉर्मल वैल्यूज तो पढ़ी होंगी, आपको याद भी होनी चाहिए। अच्छा, अब क्रिएटिनिन क्लियरेंस की बात करते हैं। थोड़ी सी बात उन पेशेंट्स के अंदर जो स्पेशल पॉपुलेशन आ जाती है, एल्डर्स हैं, ओबीस है, एमेसिएटेड है। ठीक है, एल्डर्स के अच्छा, चौथा सवाल आपको बता दिया सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू
इसमें मैंने नहीं लिखी है, आपने मुझे बताना है कि सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यूज क्या होती हैं इन अ नॉर्मल अडल्ट। ठीक होगी बात। अब बात करते हैं एल्डर, अब इन स्पेशल पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक एल्डरी और इमेसिएटेड पेशेंट और एक है ओबीस। एल्डरी की मतलब जो बुजुर्ग होते हैं और इमेसिएटेड जो बहुत पतले से लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्योंकि मसल मैस कम हो जाता है, मसल मैस कम हो जाता है तो क्रेटिनिन भी कम हो जाता है। जब क्रेटिनिन कम हो जाएगा तो क्रेटिनिन की एक्सक्रीशन भी कम होगी और इन द एंड क्या होगा, क्रेटिनिन क्लियरेंस में उनका कम ही आता है। लेकिन ओबीस पेशेंट जो होते हैं बेटा, ओबीस पेशेंट हम किनको कहते हैं, जिनका आइडियल बॉडी वेट से 20% वेट ज्यादा होता है, तो उनका क्रेटिनिन क्लियरेंस उनके आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से ही डिपेंड रहता है। ठीक है, बाद हमने पहले बात की नॉर्मल की, फिर हमने एल्डर और एमेसिएटेड पेशेंट की बात की कि उनका क्रेटिनिन क्लियरेंस कम ही आता है, और ओबीस की बात की कि उनका बेस होता है उनके आइडियल बॉडी वेट के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल बॉडी वेट के ऊपर। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये किसका कौन सा फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूलाज किस में पढ़े हुए हैं, ये आपने सारे फॉर्मूलाज क्लिनिकल के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक होगी बात। तो हमारे पास जो वुमेन्स होते हैं बेटा, उनका स्मॉल क्रेटिनिन वैल्यू आती है एज कम्पेयर टू मैन। ठीक होगी बात। इसके अलावा हम टोटल बॉडी वेट के ऊपर भी हम क्रेटिनिन क्लियरेंस को मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले उनका लीन बॉडी मैस निकालना, लीन बॉडी वेट निकालना होता है। ठीक है, उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, मेल्स के लिए 50 kg प्लस 2.3 kg फॉर ईच इंच ओवर 5 फीट। मतलब अगर वो 5 फुट 10 इंच का है तो हम 2.3 kg को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ। ठीक होगी बात। और फीमेल्स के लिए यही फॉर्मूला है। तो इससे हमारे पास क्या, उनका वेट आ जाता है। ठीक होगी बात, कि उनका वेट कितना होना चाहिए और वो उनका वेट है। आप लोगों ने जब कैलकुलेशंस की होंगी पिछली दफा क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर, तो उसमें आपने ये जरूर देखी होंगी। इसके अलावा हमारे पास डोज एडजस्टमेंट करने के लिए देखें, ये हमारे पास क्रेटिनिन कहना चाहिए नॉर्मल वैल्यू इधर आ ही गई है कि उसकी क्रेटिनिन क्लियरेंस कितनी होती है, नॉर्मल आती है 100 से 125 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर ऑफ अ सब्जेक्ट विद आइडियल वेट। उनका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, ये वाले आइडियल वेट होने चाहिए। ठीक है, अगर अडल्ट फीमेल्स के अंदर आप देखें विद हमने प्लस माइनस 13.5 का लगाया है और मेल में 9.7। ये ऑफिशियल वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह क्रेटिनिन क्लियरेंस इफेक्ट होगा डाइट और सॉल्ट इनटेक के साथ भी। डोज एडजस्टमेंट कब रिक्वायर होती है, जब आपकी क्रेटिनिन क्लियरेंस 50% से नीचे गिर जाए। ठीक हो गई बात। तो अब हमें आपको क्या देना होता है, डोज एडजस्ट करनी होती है। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ क्रेटिनिन क्लियरेंस को देखेंगे कि उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपने वो सारे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। ठीक होगी बात, हम उनको बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू सो मच।